यति नींद में भैरव को देखकर अनगिनत बातें किए जा रही थी और भैरव उसकी हर एक बात का जवाब दिए जा रहा था। यति की जुबान पर बस भैरव का ही नाम था और उसके दिल में उठे दर्द को वो भैरव से रोते हुए बताते जा रही थी। तुमने मेरे हाथ बांध दिए, मुझे छोड़कर जाना चाहते हो, है ना? भैरव ने यति की बातों का बेहद प्यार से जवाब देते हुए उससे कहा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें मुझसे जितनी शिकायत करनी है, मुझ पर जितना गुस्सा करना है, मुझसे जितने झगड़े करने हैं, सब कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। लेकिन क्यों तुम मेरी बात नहीं मानोगे? होश में नहीं हो तुम। तुम्हारा दिमाग घास चरने चला गया है और ऐसी हालत में मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छूने वाला। मेरे बदन पर ये अजीब भयानक निशान है इसलिए, या फिर मैं जलने के बाद बदसूरत हो गई? मेरी नजर में तुम सबसे खूबसूरत हो। ये जलने के निशान, चोट के निशान या फिर किसी भी तरह के निशान तुम्हें बदसूरत नहीं बना सकते। अब अपनी बकवास बंद करो और अपना मुंह बंद रखो। तो फिर तुमने क्यों कहा कि तुम मुझे नहीं छूओगे? मैंने कहा ना, तुम्हारी तबीयत खराब है और साथ में तुम्हारा दिमाग भी खराब है, और जब तक तुम अपने पूरे होश में नहीं होती, मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। लेकिन मैं तो कर सकती हूँ ना सारी हरकतें। मैं तो तुम्हें छू भी सकती हूँ, है ना? मैं तुम्हें प्यार भी कर सकती हूँ। इतना कहते हुए यति ने भैरव के चेहरे को अपनी तरफ किया और उसके होठों को चूमते हुए उससे कहने लगी, देखा, कुछ नहीं होता है। तुम्हें मुझसे प्यार करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि मेरी अपनी इजाजत की जरूरत नहीं। तुम इतना डरते क्यों हो लोगों से? मैं हूं ना, मेरे शेर बनकर रहा करो। मैं डरती हूँ भला किसी से? हाँ। अचानक यति के ऐसा करने से भैरव कुछ देर उसे यूं ही देखता रहा और फिर यति से कहने लगा, अब तुम मुझे मजबूर कर रही हो। लेकिन यति ने भैरव की एक भी नहीं सुनी। यति भैरव के करीब जाते हुए उसके होठों को बार बार चूम रही थी और साथ ही उसके गालों को चूमते हुए उसकी गर्दन को जोर से अपने दांतों तले दबा लिया। गुड़िया, गुड़िया। भैरव ने यति को खुद से दूर करते हुए उसके कानों के पीछे एक हल्का सा दबाव दिया और देखते ही देखते यति गहरी नींद में सो गई। मैं ये करना तो नहीं चाहता था, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। मैं चाहता था कि तुम अपने आप से सो जाओ ताकि तुम्हारी ही तबीयत हल्की हो जाए, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हें बेहोश ही कर दूं। सच में खतरनाक हो तुम। कैसे संभालूं मैं तुम्हें? भैरव ने जब यति की बेहोशी की बात याद दिलाई तो यति को कुछ याद तो नहीं आया, लेकिन वो शर्म से पूरी तरह से पानी पानी हो गई। इस पर यति ने जब धीरे से अपनी नजरों को ऊपर उठाया तो पाया कि भैरव की गर्दन पर दांतों से काटने के गहरे निशान थे। यहां तक कि भैरव के होठों पर भी यति के दांतों के निशान बने हुए थे। इस पर यति ने अपनी आंखों को जोर से मीचते हुए भैरव से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने पता नहीं कैसे ये सब कर दिया। हाँ, मुझे भी नहीं पता कि कैसे तुम ये सब करती हो। कभी कभी तुम्हें संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। नहीं, तुम मुझे बीती रात के लिए भी माफ कर दो और आगे आने वाली तमाम रातों के लिए माफ कर दो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरी ऐसी हरकतें रही तो किसी ना किसी दिन मैं तुम्हारी इज्जत सच में लूट लूंगी। जो मन चाहे वो करो, इज्जत भी तुम्हारी है और मैं भी तुम्हारा हूँ। यति को अब ना तो बुखार था और ना ही वो पहले जैसी बिगड़ी हुई हालत में थी। भैरव ने यति के बालों को संवारते हुए उसके कपड़ों को ठीक किया और फिर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहने लगा, चलो अब हमें चलना चाहिए। सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हो सकता है रास्ते में हमें फिर से कोई परेशानी हो, शायद कोई दुश्मन मिल जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि हम आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। पर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछो ना। तुमने सोच लिया है ना कि आगे जो भी होगा तुम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो? मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन ये तय है कि मैं हर एक बात के लिए तैयार हूं। अब मेरे सामने अगर एक नया सच आए, एक नया दुश्मन, या फिर मेरे अपने ही दुश्मन क्यों ना निकले, मैं हर बात के लिए तैयार हूं। और अगर मैं जानती हूं क्या पूछना चाह रहे हो, पर इसका जवाब उस सवाल में है जो मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ। मुझे पता है तुम क्या पूछना चाह रही हो, पूछ लो। तुमने सच में माँ की जान ली थी? सुनो गुड़िया, तुम मेरा पहला रिश्ता हो, मेरा पहला और आखिरी प्यार हो, और मैं अपना वही प्यार, वही रिश्ता और तुम्हें दांव पर लगाकर ये कसम खाता हूँ, मैं इस वक्त तुमसे सिर्फ और सिर्फ सच कहूंगा। मैंने क्या किया क्या नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। क्या क्या मतलब याद नहीं है?
गुड़िया, मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत से पल हैं जिनके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ होगा क्या नहीं। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं या नहीं। लेकिन आगे सच जो भी हो या जिस तरह से तुम्हारे सामने आए और तुम मुझे भी सजा देना चाहो, मुझे सब कुछ मंजूर होगा बिना किसी शिकायत के। भैरव के इतना कहते ही अचानक यति की आंखों के सामने वो नजारा घूम गया जब उसने अपनी मां को उस बारिश के मौसम में आग की लपटों से घिरा हुआ देखा था। भैरव की गोद में बैठी यति अपने अतीत को याद करते हुए अचानक तेज सांसें लेने लगी। उस रात को तो बहुत बारिश हो रही थी। बादल फटने जैसी आवाज आ रही थी। बहुत बुरी तरह से बिजलियां कड़क रही थी। मुझे अच्छी तरह से याद है जब उस मोटे से आदमी ने मुझे उठाकर बाहर बारिश में पटक दिया था। मेरी कई पसलियां टूट गई थी। ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी मैं। भैरव, मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस रात बड़ी तूफानी बारिश हुई थी। यति इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि उसकी सांसें अचानक ही टूटने लगी। वो गहरी सांस खींचते हुए अपनी सांसों को जुटाकर सांसें लेने की कोशिश कर रही थी। भैरव ने उसे अपने गले से लगाते हुए उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत देखकर भैरव भी बुरी तरह से घबरा गया था। गुड़िया, 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 शांत हो जाओ। बारिश। अगर उस रात बारिश हो रही थी और मौसम खराब था तो कहीं इसका मतलब। अपनी मां की मौत की रात को याद करके यति को पैनिक अटैक्स आने लगे थे। वहीं उस रात का मंजर और बारिश वाली बात सुन भैरव भी अचानक घबरा गया था। लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए सबसे पहले उस जंगल से निकलने के बारे में सोचा, क्योंकि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं था। इधर यति की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। हमें बाबा से मिलना होगा। वो ही इन सारे उलझे धागों की इकलौती कड़ी है। इस समय कुछ भी सोचना बोलना बंद करो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन कुछ तो अजीब है। हम सब कुछ साथ मिलकर ठीक कर लेंगे। फिलहाल अभी कुछ मत सोचो। बाबा ने कहा कि वो मेरी माँ को पसंद करते थे। मुझे गोद लेने के बाद उन्होंने पहली बार पिता बनने का एहसास किया कि कैसे मुमकिन है। तुम्हें नहीं लगता कि बाबा कुछ छिपा रहे हैं? कुछ तो जरूर है ना? भैरव इन सारी ही बातों से वाकिफ था और वो यति की परेशानी को भी साफ तौर पर समझ सकता था। लेकिन वो नहीं चाहता था कि यति इस वक्त कुछ भी ऐसा सोचे जिससे उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाए। उसने यति के सिर को अपने सीने से लगा लिया। वो जानता था कि यति को उसकी धड़कन सुनना सुकून देता है और इस समय यति का शांत रहना बेहद जरूरी था। देखते ही देखते भैरव की धड़कनें सुनते हुए यति ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। गुड़िया, उठो गुड़िया। गुड़िया, क्या हुआ तुम्हें? भैरव जानता था कि पूरे गांव में दुश्मन उन्हें ढूंढ रहे होंगे। फिर भी उसने यति की बिगड़ी हुई हालत को देख उसे गांव की वैद्यशाला में ले जाने का फैसला किया। छुपते छुपाते और बचते हुए किसी तरह से भैरव जब वैद्यशाला पहुंचा तो उसने पाया कि वहां की दशा थोड़ी बदली हुई सी थी। यानी कि गांव हवेली की चपेट में आने लगा है। नजर रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब इन सब से छुप के कैसे अंदर जाऊं? कैसे गुड़िया को वैद्य जी से मिलाऊं? यति को गोद में लिए हुए भैरव सभी की नजरों से बचकर जंगल के पिछले हिस्से से वैद्यशाला के ठीक पीछे जा पहुंचा था। लेकिन आगे जाना नामुमकिन था। लेकिन तभी उसकी नजर उस खिड़की पर पड़ी जहां से वैद्यशाला के अंदर देखा जा सकता था। वो खिड़की वैद्य जी के कमरे में खुलती थी। भैरव को देखकर उम्मीद सी मिली, लेकिन जंगल की जमीन से वैद्यशाला की खिड़की काफी ऊंची थी। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। मुझे कुछ सोचना होगा। भैरव ने यति को वहीं दीवार के सहारे बिठाया और फिर पत्थरों का इंतजाम करते हुए उसने एक के ऊपर एक पत्थर रखे और फिर उन पर चढ़कर किसी तरह खिड़की से झांककर अंदर वैद्यशाला में झांकने लगा। अब वैद्य जी को कहां ढूंढूं मैं? अगले ही पल भैरव खुश हो गया। वो खिड़की वैद्य जी के कमरे में ही खुल रही थी, लेकिन वैद्य जी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे और हवेली के आदमियों ने वैद्यशाला को घेरा हुआ था। हमारे जाने के बाद गांव में बहुत कुछ हुआ है। पूरे गांव में हवेली ने अपनी छाप छोड़ दी है। मुझे जल्दी से जल्दी बाबा को यह बताना होगा। एक तरफ भैरव की बेचैन नजरें वैद्य जी को ढूंढ रही थी और दूसरी तरफ उन अनजान लोगों को देख उसके मन में गांव के लिए चिंता बढ़ती ही जा रही थी। ये तो मुमकिन है कि हमारे ना होते हुए हवेली हमारे गांव पर कब्जा करने के बारे में ही सोचेगी।
उन्हें हवेली राज को फैलाना है, कहीं गांव वालों को कोई नुकसान न पहुंचा हो। मैं जानता हूं इन लोगों ने वैधशाला पर क्यों डेरा जमाया है। उन्हें पता था कि महल के लोग घायल हैं, वो यहाँ जरूर आएंगे। लेकिन अब मैं क्या करूं? अगर गुड़िया का इलाज समय पर नहीं हुआ तो कहीं मैं उसे खो ना दूं। भैरव अपनी सोच में ही उलझा हुआ था कि तभी उसके हाथ पर किसी ने अपना हाथ रख दिया। ये महसूस होते ही वो हड़बड़ा गया, लेकिन अगले ही पल उसने राहत की सांस ली, क्योंकि उसके सामने वैद्य जी खड़े हुए थे। पगला गए हो का? यहाँ नहीं आना चाहिए था तुमको। पूरे महल को हवेली के लोग कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। हर किसी के पास जाकर तुम लोगों की शिनाख्त कर रहे हैं। अगर किसी दवा की जरूरत है तो मुझे जल्दी से जल्दी बताओ। यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है तुम्हारा। दुल्हन की तबीयत खराब है और मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ है। उसकी सांसें चढ़ी हुई हैं और ऐसा बार बार हो रहा है उसके साथ। उसे तेज बुखार होता है, जैसे वो किसी गहरे सूखे नशे में हो। मुझे डर है कि कहीं वो इस हालत को और ज्यादा देर तक झेल न पाए। उसके होंठ हल्के नीले पड़ने लगे हैं। मैं उसे खोना नहीं चाहता। क्या कहा? नशे में चली जाती है? दुल्हन इस समय है कहाँ? तुम जानते हो ना कि दुल्हन को ढूंढने के लिए जाने कौन कौन से लोग बार बार यहाँ वहां हर जगह चक्कर लगा रहे हैं। वो हर औरत का घूंघट खोल खोल के उसका चेहरा देख रहे हैं। अच्छा, बाबा साहब कहाँ हैं? बाबा सुरक्षित हैं, लेकिन आप दुल्हन के लिए कुछ तो करिए। दया है ऊपर वाले की। देखो, मैं बिना देखे दुल्हन को दवा नहीं दे सकता। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक कुटी हुई जड़ी बूटी की गोली देता हूँ। तुम उसे हाथों से मलकर दुल्हन को खिला दो। मैं किसी तरह से दुल्हन तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। हवेली के लोगों ने गांव वालों को भी कोई नुकसान पहुंचाया है? नहीं, पूरे गांव की हालत बहुत खराब है, लेकिन शुक्र है कि गांव में अभी तक खून की नदियां नहीं बही। लेकिन सुनो, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। अगर मैं उन लोगों को नजर नहीं आया तो उनको शक हो जाएगा। इसलिए मैं कुछ बहाना बनाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। तब तक तुम दुल्हन को ये दवा खिला देना। मैंने आपको एक बात नहीं बताई, उसके शरीर में पहले से जहर है। तो क्या मैं उसे ये दे सकता हूँ? एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती है। जहर? इतनी बड़ी बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? जैसे ही भैरव ने वैद्य जी को यति के शरीर में जहर होने की बात बताई, वो चौंक गए। उन्होंने फौरन भैरव को गोली पकड़ाई और उसे यति को जल्द से जल्द खिलाने को कहा। उस दवा को लेकर भैरव पत्थरों से नीचे उतरा और यति के पास आकर गोली को पीसकर उसके मुंह में दवा रख दी। यति ने धीरे से अपनी आंखें खोली और फिर भैरव से मुंह बनाते हुए कहने लगी, जी, ये क्या है? गोबर जैसा लग रहा है। तुमने गोबर कितनी बार खाया है? गुड़िया, नखरे बाद में दिखाना, पहले इसे खा लो और बिल्कुल भी आवाज मत करना। यहाँ आसपास हवेली के लोग हैं। यति को दवा खाए हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक उसका सिर इतनी जोर से चकराया कि उसने उल्टियां करनी शुरू कर दी। ऐसे में भैरव की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ने लगी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब वैद्य जी यति को देखने के लिए वहां नहीं पहुंच पाए, तब एक बार फिर से भैरव उस खिड़की के पास पहुंचा जहां उसने देखा कि कई लोग वैद्य जी को घेर कर खड़े हुए थे और उनसे पूछताछ कर रहे थे। जैसे अभी तक सब कुछ बताते आए हो, वैसे ही शराफत से सारी जानकारी देना, नहीं तो तुम्हारी दवाई भी तुमको बचा नहीं पाएगी। हम वैद्य हैं, लोगों की जान बचाते हैं, किसी के गुलाम नहीं है हम। ना कभी बाबा साहब की गुलामी की है और ना ही कभी तुम लोगों की करेंगे। अपनी ये दादागिरी कहीं और दिखाना। चलो रे, बहुत काम है। वैद्य जी पर नजर रखो, इसकी गद्दारी की बू पहले दिन से ही आ रही थी। देखो वैद्य जी, हम बहुत शराफत से बता रहे हैं, अगर महल के लोग आपके पास आते हैं तो हमें बता देना। हमारा मरीज हमारी हिफाजत और हमारी जिम्मेदारी में आता है, तो अपनी गुंडागर्दी वैद्यशाला के बाहर ही छोड़ के आना। हमसे जो भी दवाई लेने आएगा हम उसकी दवा पट्टी करेंगे, फिर चाहे वो तुम ही काहे ना हो। अब जाओ यहाँ से। भैरव अपने बचपन से देखता आ रहा था कि वैद्य जी सच में कभी भी किसी के सामने नहीं झुकते थे। वो अपने काम को लेकर इतने वफादार थे कि कई बार बाबा साहेब के हुक्म को भी नहीं मानते थे। इसीलिए उनके काम को देखते हुए बाबा साहेब ने हमेशा उनका सम्मान किया था और पूरे वैद्यशाला की जमीन उनके नाम कर दी थी। हवेली के लोग जब वहां से चले गए तब भैरव ने वैद्य जी को इशारा किया और अपने पास बुलाते हुए उन्हें यति की हालत के बारे में बताया। क्या दिया था आपने खाने को? जब से खाया है दुल्हन को उल्टियां हो रही हैं, उसकी हालत नाजुक होती चली जा रही है, बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा, उसकी सांसें टूट रही हैं। वैद्य जी, कुछ करिए। अब खिड़की से निकाल कर जादू करना तो हमको आता नहीं है और बाहर के रास्ते पर हवेली के आदमी खड़े हैं, इसलिए दुल्हन तक नहीं पहुंच सकते।
का तुम किसी भी तरीके से दुल्हन को यहाँ तक ला सकते हो? अगर हम खिड़की से उसकी नब्ज देख पाएं तो बहुत है हमारे लिए। भैरव ने जैसे ही वैद्य जी की ये बात सुनी, वो बिना वक्त गंवाए यति के पास पहुंचा और उसे अपनी गोद में उठाकर वापस पत्थरों पर चढ़कर सीधा खिड़की के पास ले आया। वैद्य जी ने खिड़की से हाथ को बाहर निकाला और फिर यति के माथे पर रखते हुए भैरव से कहने लगे, बुखार तो काफी तेज है। कब से गर्माहट है दुल्हन को? शायद 1-2 हफ्ते से। बुखार हल्का हल्का सा बना हुआ था, लेकिन अभी पिछले 3 दिनों से ये भट्टी सी तप रही है। भैरव की बात सुनते ही वैद्य जी ने अपने पास से एक और दवा निकाली और यति की जुबान पर रखते हुए कहने लगे, मुझे तो मामला थोड़ा सा गंभीर लगता है। मुझे किसी बात का शक है, लेकिन जब तक वो बात पूरी तरह से सामने नहीं आ जाती, मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे दुल्हन के हाथ की नस दिखाओ। भैरव ने यति के हाथ को खिड़की पर रख दिया। जैसे ही वैद्य जी ने यति की नस को हाथ लगाया, वो बुरी तरह से घबरा गए। हालत तो बहुत नाजुक है। हमको नहीं पता कि इसके शरीर में इस समय क्या मौजूद है, जहर या फिर दवा का असर। लेकिन दुल्हन को अगर जल्दी से जल्दी इलाज नहीं दिया गया तो शायद तुम्हारा डर सही साबित हो जाए। अभी ये बताओ कि दुल्हन कितने दिनों से कुछ नहीं खाई है? भैरव को वैद्य जी की बात सुनते ही अचानक से याद आया कि यति ने उनके सामने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। उसे याद आया कि आखिरी बार जब उसने यति को देखा था, तब यति उस पर वार करके जंगल की ओर भाग गई थी। उसके बाद हवेली में यति को बेहोश रखा गया था और महल में आने के बाद भी वो बाबा साहेब से बात कर रही थी। इसके ठीक बाद महल पर हमला हुआ था और फिर वो जंगल में आ गए थे। मुझे नहीं लगता कि उसने पिछले कुछ दिनों से ढंग का कुछ भी खाया है। हमारे साथ इतना सब कुछ हो रहा था कि इस सब पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। दुल्हन की नाड़ी, नब्ज, सांस, धड़कन सब कुछ बहुत धीमा चल रहा है, फिर भी पता नहीं वो कैसे सलामत है और अभी तक जिंदा है। उसके शरीर में जहर से लड़ने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है, बल्कि दुल्हन के अंदर सिवाय जहर के कुछ नहीं बचा है। ऐसा मत कहिए वैद्य जी, कुछ तो करिए। आप इस तरह की बातें करके मेरी हिम्मत तोड़ रहे हैं। भैरव, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन जितना हो सकेगा उतनी मदद करूंगा। दुल्हन के होठों को देखो, ये नीले पड़ चुके हैं। आंखों का रंग कितना फीका और पीला पड़ चुका है। जुबान पर दरारें पड़ रही हैं। न जाने कब से उसने पानी नहीं पिया है। और ऐसे में जैसा कि तुमने बताया कि उसको जहर दिया गया, बेहोशी की दवा दी गई और उसके साथ बदसलूकी की गई, इन सब का असर दुल्हन के ऊपर बहुत ही गहरे तरीके से पड़ा है। तो वैद्य जी, आप इलाज कीजिए ना इसका। मेरी गुड़िया को कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके बिना तो मेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा। कुछ तो कीजिए। घबराओ मत, एक काम करते हैं, हम दुल्हन को 3 दवाइयां देते हैं। तुम इसको खिलाने से पहले दुल्हन के शरीर को ठंडे पानी से पोंछो और उसके पैरों पर गीले कपड़े को बांध दो। सबसे पहले इसके अंदर के जहर को बाहर निकालना होगा। ये तीनों दवाइयां इसकी तबीयत को पहले खराब करेंगी। हो सकता है कि ये बहुत बार उल्टियां भी करे और बेहोश भी हो जाए, लेकिन घबराना मत तुम। ये उल्टियां इसके अंदर का जहर निकालने में मदद करेंगी। आपने जो दवा दी थी, उस दवा के असर से भी इसे उल्टियां हुई थी। ये कह रही थी कि स्वाद गोबर सा है। मुझे लगा शायद स्वाद बिगड़ने की वजह से उल्टी हुई थी। तो क्या वो दवाई भी उल्टी के जरिए जहर निकालने के लिए थी? देखो भैरव, मैं तुम्हें ये बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो गोली जहर निकालने के लिए नहीं थी, बल्कि मैंने ये पता करने के लिए दी थी कि क्या दुल्हन पेट से है, क्योंकि मुझे सबसे पहले इसी बात का शक हुआ था कि दुल्हन के पांव भारी हैं।